किसानों की तरक्की के लिए आधुनिक कृषि यंत्र, कम लागत में अधिक उत्पादन। मोटे अनाज से पोषण भरे आधुनिक खाद्य उत्पाद, सेहत भी और स्वाद भी। आम अमरूद के साथ शकरकंद की खेती, एक जमीन 13 लाभ। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बिहार सरकार ने कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि यंत्र बैंक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक आसान और सस्ती पहुंच प्रदान करना है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और कृषि कार्यों में समय के साथ साथ श्रम की भी बचत हो सके। वैसे छोटे और सीमांत किसान जो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते हैं, वे अब कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से किराए पर ले सकते हैं। दरअसल गांव स्तर पर कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जहां छोटे और सीमांत किसानों को किराए पर उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, पावर टिलर, एरेटर और स्प्रिंकलर जैसी मशीनें अब यंत्र बैंक में शामिल किए गए हैं। कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को 50 से 80% तक का अनुदान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोटे अनाज हमारे पारंपरिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इनमें बाजरा, ज्वार, रागी और मरुआ जैसे अनाज शामिल है। इन अनाजों का उपयोग केवल पारंपरिक व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें आधुनिक खाद्य उत्पाद जैसे बिस्किट, केक और अन्य स्नैक्स बनाने के लिए भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ज्वार और कोदो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये अनाज कम संसाधनों में भी काफी अच्छी उपज देते हैं। इन अनाजों में उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और खनिज होते हैं, जो मानव शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होते हैं। आजकल बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच मोटे अनाज की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। दरअसल मोटे अनाज से बिस्किट, केक एवं अन्य खाद्य वस्तुएं बनाना पारंपरिक पोषण को आधुनिक स्वाद के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। यह खाद्य पदार्थ हृदय रोग, मधुमेह और पाचन संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। शकरकंद एक महत्वपूर्ण कंद फसल है जो कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। यह फसल आम और अमरूद के पेड़ों के नीचे सहफसली खेती के रूप में उगाई जा सकती है। यह न केवल भूमि के उपयोग को बढ़ाती है, बल्कि साथ ही साथ किसानों को अतिरिक्त आय का भी स्रोत प्रदान करती है। आम और अमरूद के पेड़ों के नीचे शकरकंद की खेती करना भूमि का अधिकतम उपयोग करने का एक प्रभावी तरीका है। दरअसल शकरकंद हल्की छाया में अच्छा उत्पादन देती है। इसकी रोपाई फरवरी, मार्च या जुलाई, अगस्त में की जा सकती है। इसमें पौधों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखना आवश्यक है। जैविक खाद और कम सिंचाई में भी यह फसल काफी तेजी से बढ़ती है। किसान भाई रोग और कीट नियंत्रण के लिए नीम आधारित जैविक उपाय अपनाएं। फसल 90 से 120 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है और यह तकनीक कम लागत में अधिक उत्पादन प्रदान करती है और कृषि को टिकाऊ बनाती है। किसान भाई परंपरागत फसलों के साथ फलों की खेती करके भी बेहतर लाभ कमाया जा सकता है। इन्हीं में से एक है अमरूद। अमरूद की खेती की सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती साल में 2 बार बहुत ही आराम से की जा सकती है। इस तरह से एक बार इसकी अच्छी किस्म का चुनाव करके इससे 30 साल तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ललित एवं श्वेता अमृत के उन्नत प्रभेद, जिसकी खेती किसान भाइयों को अधिक मुनाफा दिला सकती है। मछली पालकों के लिए एरेटर एक बेहद ही उपयोगी कृषि उपकरण है, जो पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में काफी उपयोग
आता है। यह उपकरण तालाब, झील या जलाशय के पानी में वायु प्रवाह करता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यह मछलियों की सेहत और उनकी वृद्धि के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। बैगन 900 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1200 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 600 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 500 से 650 रुपए प्रति क्विंटल, मटर 2600 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। तापमान बढ़ने की संभावना के मद्देनजर किसान भाइयों को साथ ही सलाह दी जाती है कि भिंडी की अगेती बुबाई के लिए परभ्रणी, क्रांति, अकरा, अनामिका आदि किस्मों का ही चयन करें। बुबाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का अवश्य ध्यान रखें। नमस्कार दर्शकों, आज सरस्वती पूजा है और हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। और ऐसे में आप सभी पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, आप अपार सफलता के साथ ज्ञान प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन की और मैं हूँ आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों को, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, सफलता की कहानी और साथ में मौसम का हाल। अब कार्यक्रम में वक्त है चूंकि ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम में बहुत कुछ है खास। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कोई भी अगर उसने डेयरी फार्म शुरुआत करनी है या डेयरी इकाई लगानी है तो उसके ब्रीड के बारे में, उसके फीड फॉडर के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो इसके लिए कोई भी डेयरी रिलेटेड संस्थान वहाँ जाके वो अपना ट्रेनिंग ले सकता है। उसके बाद वो उसकी शुरुआत कर सकता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, सरकार देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्य कर रही है। ऐसे ही एक कार्य है डेयरी आधारित उद्यमिता के द्वारा कैसे किसानों को रोजगार मुहैया कराया जाए और साथ ही कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाए। इन सभी बातों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र सिंह जदान। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, भारत की अब 70% आबादी गांवों में निवास करती है और हमारी कृषि दर्शन की ये लगातार कोशिश रहती है कि हम ऐसे बातों से आपको लैस करें, आपको जानकारी मुहैया कराएं, जिससे जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर हैं उनको समृद्ध किया जा सके। और आज इसी कोशिश में, जी हाँ किसान भाइयों, जो आज का हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेयरी आधारित जो उद्यम हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को रोजगार के कौन कौन से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह जदान, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, डेयरी आधारित जो उद्यम हैं वो कौन कौन से हैं और उससे रोजगार के अवसर को कैसे सृजन किया जा सकता है? नमस्कार किसान भाइयों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जैसा कि हमें पता है कि जो
हमारा जो देश है, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और इसमें डेयरी फार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता ही है। इसके अलावा डेयरी से जुड़े विभिन्न प्रकार के उद्यम है जो फार्मर को प्रोवाइड करता है। जैसे हम एक एक करके किसानों को बताएंगे कि डेयरी से आधारित कौन कौन से उद्यमों को वो स्टार्ट करके अपना रोज़गार या स्टार्टअप नया रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है दूध का उत्पादन और उसकी बिक्री। कोई भी किसान वीर या कोई भी किसान भाई हमारा जो ग्रामीण युवा है वो अपना डेयरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और दूध उत्पादन करके उसकी दूध की बिक्री करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। दूध की बिक्री वो अपने स्थानीय बाज़ार में भी कर सकता है, ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकता है और तीसरा वो जो भी सहकारी हमारी समितियाँ हैं, दूध सहकारी समितियाँ हैं, उसके माध्यम से भी कर सकता है। एक तो ये हो गया पहला। अगर हम दूसरा उद्यम के बारे में बात करें तो यह दूध उत्पादों का निर्माण। कोई भी किसान भाई और या कोई भी ग्रामीण युवा कोई भी संस्था में, डेयरी आधारित संस्था में जाके अपना प्रशिक्षण लेके विभिन्न तरह के दूध वर्धित पदार्थ जैसे कि घी हो गया, खोया हो गया, पनीर हो गया, उसका निर्माण करके उससे दुगने से भी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हो गया तीसरा फीड एंड फॉडर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में हरे चारे की बहुत कमी है। अगर हम भारत के लेवल पर बात करें तो लगभग 35 से लेकर 40% की कमी है। अगर हम बिहार की बात करें तो 82% हरे चारे की कमी है। तो ये भी एक रोज़गार का एक नया अवसर हो सकता है हमारे युवाओं के लिए। जिसके पास खेती है वो अपना हरा चारा उगा के जो भी बाज़ार में जो भी डेयरियाँ हैं, जो भी फार्म हैं या गौशाला हैं, उसमें बेच के अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अगर और हम आगे बात करें रोज़गार के बारे में तो है एक ब्रीडिंग फार्म, क्योंकि कोई भी किसान अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है डेयरी आधारित तो उसके पशुओं की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे नस्ल के पशु उसको मिलते नहीं हैं, तो कोई भी ग्रामीण युवा इस तरह का अपना डेयरी प्रजनन फार्म स्टार्ट कर सकता है और अच्छी क्वालिटी के पशु हमारे किसानों को प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा भी हम बात करें जैसे जैविक खाद उत्पादन, जो आज के समय में इसमें सरकार भी काफ़ी सब्सिडी देती है। इससे भी किसान जैविक खाद उत्पादन करके गोबर गैस प्लांट लगा के भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। जो सर महत्वपूर्ण सवाल एक जहन में आ रहा है वह यह है कि डेयरी आधारित उद्योग को शुरू करने के लिए हमारे युवाओं को किन किन खास चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन्हें कौन सी बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान में लाना पड़ता है। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि अगर किसी किसान ने या किसी ग्रामीण युवा ने डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अगर उसने डेयरी फार्म शुरुआत करनी है या डेयरी इकाई लगानी है तो उसके ब्रीड के बारे में, उसके फीड फॉडर के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो इसके लिए कोई भी डेयरी रिलेटेड संस्थान वहाँ जाके वो अपना ट्रेनिंग ले सकता है। उसके बाद वो उसकी शुरुआत कर सकता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि अच्छे पशुओं की खरीद कहाँ से करें, तो इसके बारे में भी उसको जो हमारे जो लोकल पशु चिकित्सक हैं उनसे भी जानकारी ले सकता है, जो संस्थान है उससे भी जानकारी ले सकता है। उसके अलावा जो इनपुट हैं फीड एंड फॉडर की व्यवस्था, तो जहाँ भी वो डेयरी खोलने वाला है तो वहाँ उचित फीड एंड फॉडर की व्यवस्था उसको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मार्केट की सुविधा, जैसे वो दूध उत्पादन कर रहा है, दूध से पदार्थ बना रहा है, तो जहाँ भी वो डेयरी खोल रहा है अपनी, तो आसपास स्थानीय बाज़ार है कि नहीं, इसका भी उसको खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उसको मार्केटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस समय का कि वो उत्पादन तो कर लेता है लेकिन उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को उसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों के बीच पहुंच रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है तो उसको हम जिक्र करना चाहेंगे कि जो अब आते हैं चुनौतियों के बारे में, कि जो हमारे युवा इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, तो उनके समक्ष कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या है। इसमें शुरुआत के हिस्सों में लागत जब भी डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं कि उसमें थोड़ा सा फार्मर का अगर 2 और 3 एनिमल से भी चालू कर रहा है तो 8 से लेकर 10 लाख आती है, जो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि जो किसान हमारा है, गांव में युवा है, मैं भी बहुत सारे गाँवों में जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ उनको सरकारी योजना है, सब्सिडी की जो स्कीम है भारत सरकार की या राज्य सरकार की, उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। तीसरा, जो अभी हमने पहले भी बात की थी, प्रशिक्षण के बारे में जो हमारे ग्रामीण युवा में ऐसे ही सुन के अपना डेयरी स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको प्रॉपर प्रशिक्षण लेने की बहुत आवश्यकता है। तो सही समय पर प्रशिक्षण, उसके बारे में जानकारी, फीड एंड फॉडर की आवश्यकता, मार्केटिंग की जानकारी, ये सारी चुनौतियां हैं। इसको हम प्रॉपर प्रशिक्षण के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका हम समाधान कर सकते हैं। जहाँ तक आपने प्रशिक्षण की बात की, तो सरकारी स्तर पे
कहाँ से कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ से हमारे युवा इस उद्योग को शुरू करने के पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि कहाँ से वो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर हमने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना है या दूध से दूध के पदार्थ की ट्रेनिंग लेना है, तो कहाँ से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, अगर बिहार की हम बात करें तो हमारे पटना में ही बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसमें प्रसार शिक्षा निदेशालय इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। इसी कॉलेज के अंदर एक संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी एक कॉलेज है, वो भी डेयरी से संबंधित इस तरह के प्रोग्राम चलाता है। इसके अलावा जिला गव्य निदेशालय वो भी इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम पशुपालकों को देता है। इसके अलावा है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, जो हर ज़िले में एक होता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र एक संस्था है, ICR की एक संस्था है, जो कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर फार्मर के लिए करती रहती है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे NDDB हो गया, सुधा हो गया, अमूल हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया। इस तरह की संस्थाओं में वो संपर्क करके अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जो डेयरी उद्यम को शुरू करना चाहते हैं, उनके मन में ये डर रहता है कि हम अगर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए या शुरुआती तौर पे जो सावधानियां हैं उसको हम अगर नहीं बरते, तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अपनाकर इस क्षेत्र में हमारे युवा ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसे प्रशिक्षण की बात आई, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत ज़रूरी है। बिना प्रशिक्षण के अगर कोई भी अपना किसान है या ग्रामीण युवा है करेगा, तो उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। कहाँ उसने मार्केटिंग करना है, कहाँ से पशु खरीदना है, अगर पशु बीमार हो गया तो उसको कैसे सही समय पर इलाज करवाना है। तो इस तरह की जो सावधानियाँ हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा है कि हमारे जो फील्ड में वेटनरी ऑफिसर जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है। तो एक तो हम अपने ग्रामीण लेवल पे ही हम किसी युवा को प्रशिक्षण दे सकते हैं, वो जाके अपने आसपास के गांव में उस तरह की जो भी पशु संबंधित बीमारियां हैं या कृत्रिम गर्भाधान की समस्याएं हैं, तो उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया था कि प्रशिक्षण तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी संस्था से जाके वो प्रशिक्षण लेगा, उसमें उसको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ से उसको दूध खरीदना है, कहाँ से उसको दूध बेचना है या किस संस्था को बेचना है, मार्केटिंग की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, स्थानीय बाज़ार, दुग्ध सहकारी समितियाँ, कहाँ से एनिमल परचेज करना है, कहाँ से फीड लेना है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ उसको प्रशिक्षण के माध्यम से मिल जाती हैं। और सर, जो इस उद्योग से लोग जो जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई जो युवा जुड़ना चाहते हैं, जो इस डेयरी आधारित उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो आपका विशेष और ख़ास संदेश है, उस संदेश को हम ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। मैं जितने भी हमारे किसान भाई हैं और ग्रामीण युवा हैं जिनका भी डेयरी पालन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो जो करना चाहते हैं, तो बस मैं उनको यही मैसेज आखिरी में देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी जानकारी हैं, जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, और जो भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनसे प्रॉपर जानकारी लेके और प्रॉपर मार्गदर्शन लेके ही इसको शुरुआत करें। अगर ऐसा करते हैं तो उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि अगर आप डेयरी आधारित उद्योग को शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रशिक्षण की व्यवस्था कर लीजिए। और आप जो जहाँ पर हैं उस ज़िले के नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या बिहार की राजधानी पटना में जो बिहार वेटनरी कॉलेज है, उससे भी सीधे संपर्क करके जो भी आपकी समस्याएं हैं उससे आप निजात पा सकते हैं और इस उद्योग को शुरू करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा हमारे किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए देखते हैं उसी योजनाओं में से एक योजना पर आधारित हमारी एक खास फीचर फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है।
ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। दर्शकों, अभी हमने जाना कि कैसे डेयरी आधारित उद्यमिता के आधार पर हम किसानों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं और साथ ही सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जाते जाते फिर से
मैं और पूरी कृषि दर्शन टीम के साथ आपको देती हूँ माता सरस्वती की शुभकामनाएं और लेती हूँ विदा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।